फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम जो 10th क्लास मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं हम वो चैप्टर के मैक्सिमम चैप्टर्स में से जो बेसिक्स है उनको कवर कर सकें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे का फाइनल रिवीजन लेना चाहते हैं। जिन बच्चों ने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो उनके लिए जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं, जो सैम्पल पेपर हैं, उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मतलब कि एक फाइनल रिवीजन वीडियो हो सकती है जो बच्चे एग्ज़ाम से पहले करना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी और अच्छे से देखना इसको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, जो चैप्टर 1 है वो हमारे पास है रियल नंबर। ठीक है, अब इसके हम पूरे अच्छे से बेसिक्स जो हम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं देखिए। सबसे पहले जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हमें प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। जो वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। प्राइम नंबर बाय डेफिनेशन वो वाले नंबर होते हैं जो या तो खुद 1 पे जाएंगे या फिर खुद पे जाएंगे और किसी वो टेबल पे नहीं जा सकते। ठीक है, वेरी फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है। इससे नेक्स्ट नंबर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे 13, 17, 19, 23 अप टू सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे जो प्राइम नंबर है वो आगे आगे चलते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर में ये जो 2 हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। ये स्पेशल है, ये यूनिक प्राइम नंबर है। मतलब कि सारे प्राइम नंबर में से बस ये अकेला ही है जो कि इवन है, बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो ओड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जो नंबर प्राइम नहीं है 1 के बिना उनको कंपोजिट बोलते हैं। मतलब कि जो नंबर 1 और खुद के बिना किसी और टेबल पे फैक्टराइज हो सकें जाते हों उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 होता है हमारे पास। 4 के बाद आगे 6 बचा तो 6 कंपोजिट होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा अप टू सो ऑन। इतने से कॉन्सेप्ट में से कभी कभार हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको HCF फाइंड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 और 4 की बात हो रही है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर अगर उसकी बात होगी तो वो 10 होगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर वो हमारे पास 11 होगा। इवन प्राइम नंबर वो 2 होगा। ठीक है, इनमें से तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास जब हम 2 नंबर का देखिए, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एक HCF का और फिर कॉन्सेप्ट आता है एक LCM का। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं। अगर हमें कभी भी 2 नंबर गिवन हो, कोई भी 2 नंबर है, अगर वो हमने मान लो एक नंबर हमारे पास A है एंड सेकंड नंबर हमारे पास B है। ठीक है, हमें इन दोनों का एक तो HCF निकालना है और एक हमें इनका LCM निकालना है। इन दोनों नंबर का एक HCF निकालेंगे और एक LCM निकालेंगे। तो इसके बाद जो एक फॉर्मूला बनता होता है उसमें ये होता है कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। जो जितना भी आंसर आएगा वो आंसर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इक्वल होगा। ये कब तक इक्वल होगा? अगर 2 नंबर आपके पास हैं तो। अगर 3 नंबर दे रखे हैं फिर ये चीज़ इक्वल नहीं होगी। इसको हम लोगों ने कब अप्लाई करना है? हमें बहुत बार ऐसे आएगा, वो बोलेंगे आपको कि आपके पास 2 नंबर हैं, वो ये रहे, उनका एलसीएम ये है, तो HCF फाइंड करो। उसके लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे कि हमारी बुक में हमें इन्होंने यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में x 1.1 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है, ये बोल रहे हैं कि given that HCF of 2 number that is 306 and 657 is 9, we need to find their LCM 306 and 657। तो हमें इसका LCM कैसे फाइंड करना है? इसके लिए हम जो अभी हमने ट्राई किया वो वाला फॉर्मूला हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो वहाँ पे इन क्वेश्चन पे वो वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा? जो हमने अभी यहाँ पे सीखा है। ठीक है, ये वाला। अगर हम उसी क्वेश्चन की बात करें तो उसको कैसे करना था हमने, उन्होंने बोला था कि हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, 306, 657। अगर हम इनके HCF की बात करेंगे वो हमारे पास 9 है, तो इनका LCM कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करके देखते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल टू जो प्रोडक्ट 2 नंबर है, 2 नंबर हैं 306, 657। तो HCF तो हमें 9 दे रखे हैं, LCM हमें फाइंड करना है।
306,657, तो ये 9 अभी यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 3, जब हम इनकी कटिंग करेंगे यहाँ पे आएगा 34। तो एलसीएम अभी हमारे पास यहाँ पे बनेगा, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 3 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको तो हमने ऐसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिर चैप्टर 1 में से हमें पूछा जाता है कि हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसे है, जैसे कि अगर वो 6 की पावर n है, वो 4 की पावर n है, वो 8 की पावर n है, वो 15 की पावर n है, या वो 12 की पावर n है। ठीक है, तो ये कभी भी एंड विद ज़ीरो होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर हम 4 की बात करें, 4 की पावर n का मतलब चाहे 4 की पावर 1 करो, चाहे 4 की पावर 2 करो, चाहे 4 की पावर 3 करो, अप टू सोना कितनी भी पावर करते जाओ, आपने चेक करके ये बताना है कि क्या कभी जैसे 1 करके 4 आएगा, 2 करके 16 आएगा, 3 करके 64 आएगा, तो इसका लास्ट डिजिट 4 है, 6 है, 4 है, कि क्या इनके लास्ट डिजिट में से कभी भी ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा। आपको ये चेक करके बताना होता है, ये हमसे पूछते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये n वाले, तो इनका फंडा क्या होता है, हमने सबसे पहले ये जो नंबर ब्रैकेट में दे रखे हैं इनके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। जैसे कि देखिए, अब जैसे यहाँ पे 6 था, तो 6 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 की पावर n, 4 के बनेंगे 2 इंटू 2 की पावर n, 8 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n, 15 के बनेंगे 3 इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ऐसे करते कोई भी एक नंबर देते हैं उनमें से वो पूछते होते हैं हमसे। अब आपने यहाँ पे क्या चेक करना है कि इनके जो प्राइम फैक्टर हैं, इन प्राइम फैक्टर्स में आपके पास 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर हैं फिर तो आप इसका आंसर लिखोगे यस इट कैन बी एंड्स विद 0। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2 और 5 में से कोई भी एक भी नंबर नहीं है, ठीक है, चाहे या 2 नहीं है चाहे 5 नहीं है, फिर आप इसका आंसर लिखोगे नो। ठीक है, और रीज़न ये लिखना है बिकॉज इट नेवर कैन बी एंड विद 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डज नॉट कंटेन कौन क्या अगर 2 नहीं कंटेन करे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ अगर 5 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। जैसे कि जब हमने यहाँ पे 6 के फैक्टर बनाए थे तो 6 में 2 आ गया लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर वो 5 को कंटेन नहीं करते। अगर हम 4 के फैक्टर बनाए हैं तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, 8 के बनाए यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, जब 15 के बनाए तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, फिर हम यहाँ पे 5 की जगह पे लिखेंगे बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डज नॉट कंटेन 2। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हमने ऐसे खत्म करने हैं, ये सारे लगभग ऐसे ही होते हैं। इसके बाद और अगर आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बनाना है, ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो इसके प्राइम फैक्टर में मतलब कि इसके रीजन में ये भी लिखेंगे यस मिंटू से अगर हमने जैसे इन सब का आंसर क्या आएगा, हमारे पास नो आएगा क्योंकि इन सब में 2 और 5 दोनों नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे नो इट नेवर कैन बी एंड विद 0। ठीक है, तो इसके रीजन में आपने ये लिखना बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो ये लगेगा कि हाँ जी किसी काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे ने किसी ने कवर किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए या इसमें तो यहाँ तक अभी हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास आते हैं कि हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी 2 नंबर कंपोजिट है या वो प्राइम है, वो कैसे है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि चेक करके बताइए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। अगर इनमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा है आपने कॉमन निकाल देना है, कॉमन आ गया 5, अब ये बच्चे के पीछे 4 3 2 प्लस करके 1 क्योंकि 5 बाहर चला गया, फिर ये बनेगा 12 24 प्लस 1, फिर ये बनेगा 5 इंटू 25। तो हमने यहाँ पे कंपोजिट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जिस नंबर जैसे 6 को रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 इंटू 3 लिख के, तो ये हमारे पास कंपोजिट है ना। तो ऐसे ही ये जो अब इस नंबर को ये पूरे के पूरा जो नंबर था इसके कॉम्बिनेशन को हम 2 डिफरेंट नंबर के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर कंपोजिट है,
और इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कॉम्पोजिट वाला हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब फिर एक ना जैसे बुक में दे रखी है तो हमारे पास कई ऐसी काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम आती हैं, उनमें बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें एचसीएफ कब निकालना है या फिर हमें एलसीएम कब निकालना है। मैं कोशिश करूंगा ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन निकालने की भी असाइनमेंट में से। ठीक है, जैसे इसमें बोल दिया कि दो बच्चे हैं वो सर्कुलर ग्राउंड में राउंड लगा रहे हैं, सोने 18 मिनट में राउंड लगाएगी, रवि 12 मिनट में राउंड लगाएगा, दोनों का राउंड वापस अब दोनों आपस में कब मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, या तो एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है, या फिर एलसीएम निकालना होगा। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि निकालना क्या है, आप एक काम करो, आप दोनों चीज़ें निकाल दो, जो सही होगा टीचर उस पर करेक्ट करके आपको मार्क्स दे देगा। दूसरी बात, अगर टाइम सेव करना चाहते हो, मतलब कि ये तो जिन बच्चों की मैथ्स में समझ काफ़ी कम है उनके लिए, लेकिन जो बच्चे परफेक्शन के साथ पेपर अटैम्प्ट करते हैं उन्होंने कैसे अटैम्प्ट करना, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पढ़ो, समझने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि जो आंसर है वो उन दोनों नंबर में से वो बड़ा आना चाहता है या वो उन दोनों नंबर में से स्मॉलर आंसर आना चाहता है। अब जैसे कि कुछ यहाँ पे मैं टिप्स दे रहा हूँ, अगर आपको कभी भी रेड लाइट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, या ट्रैफिक लाइट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या फिर आपको जो दिवाली की डेकोरेशन के लिए जो लाइट्स लगाई जाती हैं घर पे, ठीक है, उनके लिए कुछ क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको अलार्म के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर आपको बच्चे ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैक में रनिंग कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन आएगा, या कुछ बच्चे जो साइकिल रेस लगा रहे हैं वो कितने टाइम पे अपना जो सर्कल है कंप्लीट कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है इनमें हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको टाइमिंग दी होती है अलग अलग चीज़ों की, कि जैसे कि ट्रैफिक लाइट का हिंट दे देता हूँ, उसमें बताया जाता है कि जो ग्रीन 3 तरह की लाइट होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट। ये मान लो कि 20 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है, ये 30 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है, ये 40 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है। अब तीनों इकट्ठे कब ब्लिंक करेंगी, जब भी अब ये ब्लिंक करेंगी तो एटलीस्ट ये 40 सेकंड से तो बाद ही करेंगी ना इकट्ठे, क्योंकि यहाँ पे तो टाइमिंग इनका पहले से अलग अलग है, ठीक है, तीनों के लिए तो 40 सेकंड से जो बड़ा आंसर है, तो जब भी मैंने क्या बोला था कि अगर हमें नंबर में से बड़ा आंसर चाहिए होता तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं, अगर इनमें से हमें छोटा आंसर चाहिए होता तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ की टेक्निक हमने यहाँ पे ऐसे रखनी है। फिर 1.2 में हमने ये देखना है कि नंबर रैशनल इरेशनल कौन से हैं। देखिए पहले हम अच्छे से देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास रियल नंबर है, हम लोग 10th क्लास में जितने भी नंबर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। फिर ये जो रियल नंबर है ये आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो रखे हैं। इनमें से एक नंबर हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, दूसरे नंबर हमारे पास होते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर देख लेते हैं कौन से होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर जिनको हम लोग p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो रैशनल नंबर है ये फर्दर 2 कैटेगरी में आते हैं, जिनको हमने p/q फॉर्म में लिखा। अब जैसे कि देखिए अगर मेरे पास 2/5 या मान लो 4/5 है, इसका आंसर 0.8 आ जाएगा। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेट नंबर, कि जब हमने इनको डिवाइड करने की कोशिश की तो जो डिवाइड है वो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं पे आके खत्म होगी, टर्मिनेट होगी। तो जो टर्मिनेट नंबर है वो कौन सी कैटेगरी में आ गए, वो रैशनल कैटेगरी में आ गए। अब दो बातें हैं, या तो डिवाइड खत्म होगी या तो डिवाइड खत्म नहीं होगी। अगर खत्म होती है तो टर्मिनेट, अगर डिवाइड खत्म नहीं होती तो उसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेट, ठीक है। अब ये देखिए जब डिवाइड खत्म होगी वो तो खत्म ही हो गया इशू हमारा, क्या वो रैशनल नंबर है, उसको टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अगर डिवाइड खत्म नहीं होती फिर अगेन दो बातें होंगी। अब क्या होगा कि डिवाइड खत्म नहीं हो रही, लेकिन डिवाइड खत्म ना होने के बाद, जैसे कि अगर हम लोग 1/3 को डिवाइड करेंगे, 1/3 है, अगर मैं इनको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, पहले 0 पे गया, फिर ये बन गया 10, फिर ये अगेन 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर ये 1 0 पे जाएगा 10, फिर ये 1 पे जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ना तो डिवाइड खत्म हो रही है लेकिन डिजिट भी रिपीट होते जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेट क्योंकि डिवाइड खत्म नहीं हुई लेकिन रिपीट होनी शुरू होगी, इसलिए इसको बोला जाता है रिपीट। तो नॉन टर्मिनेट रिपीट नंबर हम इनको बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा कि डिवाइड खत्म नहीं हुई लेकिन डिजिट रिपीट हो रही है। या फिर क्या होगा दूसरी बात कि नॉन टर्मिनेट, क्योंकि जो हमारी डिवीज़न है
वो कंप्लीट नहीं हो रही, लेकिन जो आंसर है वो भी रिपीट हमारे पास नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। ठीक है, तो अगर ऐसे नंबर है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट, इनको बोला गया इरेशनल। अब मैं एक बार पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर थे। रियल नंबर में से आगे टू कैटेगरीज आती हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जितने भी 10th क्लास तक मैथ्स में नंबर आएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। जैसे कि हम लोग इंसान हैं, ठीक है, हम इंसान के बाद मेल फीमेल है, तो ऐसे ही रैशनल इरेशनल नंबर है। अब रैशनल में क्या आता है हमारे पास, या तो नंबर टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेट होंगे। अब जो नॉन टर्मिनेट है इसमें आगे जो कैटेगरी है, अगर नॉन टर्मिनेट रिपीट है फिर भी वो नंबर रैशनल होगा, अगर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है तो वो नंबर इरेशनल होगा। नॉन टर्मिनेट रिपीट नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर के ऊपर बार आ जाता है, जैसे कि 0.3 बार, 0.4 के ऊपर बार, 47 के ऊपर बार, 0.475 के ऊपर बार, ठीक है, या फिर 0.141414 अप टू सोन, ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है। जो इरेशनल है, या तो ये नंबर ऐसे होंगे 0.101001001 अप टू सोन, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट, या फिर ये नंबर होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर इसको भी और जैसे कि √2 √3 √5, अगर इसको और अच्छे से समझना है, अगर आपके पास कभी भी कोई नंबर गिवन दे रखा है और उसमें से आप लोग रूट को सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो वो नंबर इरेशनल ही है। जैसे कि √6 हो गया, अब इसका रूट हट ही नहीं पा रहा, तो इसको भी हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। √8 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, लेकिन जो √9 है वो इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसका रूट हटाया जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप के इरेशनल नंबर हमारे पास, जिनमें से इरेशनल नंबर जिनमें से कि पाई आती है, एक ई आती है, ठीक है, बाकी फिर रूट वाले नंबर आते हैं, वो सारे इरेशनल होते हैं। अब एक एमसीक्यू है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि जो दो रैशनल नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस कब करके कब हमारे पास रैशनल इरेशनल कैसे आएगा, वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ। देखिए, अब हमने मल्टीप्लाई करके देखनी है। पहले क्या हुआ, मेरे पास एक नंबर है रैशनल और दूसरा नंबर, पहले ये लिख लेते हैं कि पहला नंबर है इरेशनल, ठीक है, जो दूसरा नंबर है वो भी है इरेशनल। इरेशनल, ठीक है, इनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि एक नंबर √2 हो गया, एक नंबर √3 हो गया, एक नंबर √5 हो गया और एक नंबर √7 हो गया, या √2 हो गया 0.1010010001 अप टू सोन हो गया। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 आएगा, जो कि अगेन इरेशनल नंबर है हमारे पास। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा √35 आएगा, रूट कंप्लीट नहीं हो रहा, जो कि इरेशनल है हमारे पास। इनकी मल्टीप्लाई करके भी इरेशनल नंबर ही रहेगा, ऐसे मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, इनको लिख पाना। अब क्या हो रहा है कि जब हमने दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो हर बार इरेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये होगा कि जो हमारे पास जब हमने दो इरेशनल की मल्टीप्लाई की तो रिजल्ट इरेशनल आएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो इरेशनल ही आया है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, √2 इंटू √8, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल, क्योंकि रूट कंप्लीट नहीं हो रहा दोनों में से। लेकिन जब मल्टीप्लाई की 16 करके 4 आ गया, तो अब ये वाला नंबर तो हमारे पास रैशनल आ गया। तो इसीलिए ये अगर मैं टू इरेशनल की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके नंबर इरेशनल भी आ रहा है, रैशनल भी आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। तो इसमें से कोई भी जनरल रिजल्ट नहीं है कि हमेशा रैशनल आ गया इरेशनल आ गया। अगर ऐसा एमसीक्यू आता तो आपने बोलना है कि कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, हाँ जी, अगर एक जीरो है नंबर और दूसरा इरेशनल है तो हमेशा आंसर जीरो आएगा, मतलब कि फिर आंसर हमेशा हमारे पास रैशनल आएगा। अगर हमारे पास सेम इरेशनल नंबर है √2 तो आंसर ऑलवेज हमारे पास रैशनल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने 3 चीज़ें सीखी हैं कि अगर हम लोग 2 इरेशनल नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रैशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 रैशनल है, अगर 0 की मल्टीप्लाई इरेशनल से करेंगे तो 0 बन के नंबर हमारे पास रैशनल रहेगा। अगर 2 सेम इरेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास रैशनल आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास, लेकिन ये भी हमेशा से पॉसिबल, हम इसको
रूट में तो बोल सकते होते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में अब चलो ये वाले टॉपिक भी हमारे क्लियर है। एक आपको अगर क्वेश्चन कभी भी आता है, हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि रूट 2 इज नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कि हमें ये प्रूफ करना है कि नंबर इरेशनल है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जैसे भी स्टार्टिंग करते हैं, वो तो बच्चों को एनसीईआरटी से सबको अच्छे तरीके से आता होगा। अगर आपको इसकी जगह पे, ठीक है, इसकी जगह अगर आपको ये वाला नंबर आता है कि 1/√2 को हम लोगों ने इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको हम लोग कैसे करते होते हैं, पहले आपने लिखना है कि लेट जो 1/2 है हमारे पास बी रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये नंबर हमारे पास रैशनल है, इसको हम लोग a/b की फॉर्म में लिखेंगे, a/b, जहाँ पर b हमारे पास 0 नहीं होगा और जो a और b का HCF है वो हमारे पास ऑलवेज 1 रहेगा। अब कुछ बच्चे ना बस यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत है कॉन्सेप्ट, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपको यहाँ पे इनका रैशनलाइज करना है। 1/√2 √2/√2 इक्वल टू a/b, फिर ये बनेगा हमारे पास √2/2 इक्वल टू a/b। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, रूट को एक साइड रखना है, बिना रूट को दूसरी साइड, ये उधर जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे √2 इक्वल टू 2a/b। अब वही हमारा वही सेंटेंस जो फिक्स है कि राइट हैंड साइड इज रैशनल नंबर बिकॉज 2a/b आर इंटीजर, therefore left hand side should be rational, but which is contradiction, cannot be possible, therefore our supposition wrong, 1/2 √2 is irrational number। तो ये वाले तो ऐसे करने हैं। अगर आपको कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने ये प्रूव करना है कि √p इज इरेशनल, तो इसको हम कैसे करेंगे, √p को छोड़ के आप लोग ना √2 को इरेशनल प्रूव करो। जब आप लोग पूरे क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, फिनिश कर दोगे, फिनिश करने के बाद जहां जहां पर 2 है आप लोगों ने उसको वहां वहां पे जाके p कर देना है। अगर कहीं पे 4 लिखा होगा तो वहां पे आपने p² कर देना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम इसको ऐसे खत्म करते हैं। बस अब इस क्वेश्चन का जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो रह रहा है। अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपने लिखना है √2 + √3 इज इरेशनल, इसको प्रूव कीजिए, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, पहले हमने लिखना है कि लेट √2 + √3 इज रैशनल नंबर, बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग a/b की फॉर्म में लिखेंगे, a/b, b कैन नॉट बी 0, और जो a/b का HCF है वो हमारे पास 1 आएगा। अब आपने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी होती है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। फिर ये बनेगा हमारे पास √2 + √3 का होल स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर, फिर a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा, a² b² + 2ab इक्वल टू a² b²। फिर हमारे पास बनेगा 2 + 3 2√6 a² b²। फिर हमारे पास बनेगा 5 + 2√6 a² b²। बस आगे काम हमारा सेम है। अब हमें यहाँ से रूट की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, पहले 2√6 इक्वल टू a² b² - 5, फिर ये जो 2 है हमारा ये दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, इसको हम लिखेंगे √6 इक्वल टू 1/2 a² b² - 5। अब आगे वाला काम हमारा फिर से सेम है कि 1 2 a b 5 आर इंटीजर, देयरफॉर राइट हैंड साइड शुड बी रैशनल नंबर, this imply left hand side also rational number, but which is not possible, therefore our supposition is wrong, this number is irrational। तो ये वाले नंबर को आपने ऐसे मतलब कि अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है वो हमारे चैप्टर 1 में से कंप्लीट है। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर 2 की तरफ। अभी कुछ एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस से मतलब कि आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पूछा जा रहा है, वी नीड टू फाइंड द HCF प्रोडक्ट विद LCM फॉर द नंबर 30 और 70। अभी हमने ये सीखा था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल आती है। तो आपके पास दो मेथड हैं। लॉग मेथड ये होगा कि पहले HCF निकालो, LCM निकालो, मल्टीप्लाई करो। शॉर्ट मेथड ये होगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई इनकी और इनकी मल्टीप्लाई की इक्वल ही आएगी। 2100 इसका सी ऑप्शन आंसर रहेगा। फिर अब देखिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय, वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता होगा, जो इन दोनों से डिवाइड होगा वो इनसे बड़ा नंबर ही होगा ना, तो हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। पूछा ये जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। देखिए, जो 22/7 है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, बस यही इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये तो गलत है क्योंकि 22/7 को इरेशनल बोला जा रहा है। जो हमने पढ़ा था अभी, एलसीएम ऑफ 2 डिजिट्स
टू डिजिट नंबर कौन सा आ गया स्मॉलेस्ट, दैट इज 10, और दूसरा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो आ गया 4। अब हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, वो आप लोग अपने हिसाब से फाइंड कर लोगे, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो इरेशनल है। देखिए अगर हमारे पास कौन सा इरेशनल है, ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, दोनों का जब माइनस करेंगे तो आंसर इरेशनल ही रहेगा। जब इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करेंगे तो √2 इसमें से ख़त्म नहीं होगा, ये अगेन इरेशनल नंबर ही हमारे पास आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन इसके जैसा। टू कॉन्जिक्यूटिव जो भी नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना जो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं मतलब कि वो लगातार नंबर है, उनका हमेशा से HCF 1 ही आएगा। टू अगर जैसे 9, 10, 7, 8, 50, 51 इनका HCF हमेशा 1 रहता है, ये याद रखना है आपने। फिर को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 आता है उन नंबर को को प्राइम बोलते हैं। अगर 2 नंबर का HCF हमारे पास कभी भी 1 आएगा तो उन नंबर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो देख लेना लगभग इसको ऐसे ही सॉल्व करके। नेक्स्ट हमारे पास आगे चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, अब हम उसको स्टार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 2, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल एक तो ये वाला चैप्टर है, और दूसरा इसका जो मतलब कि बेस्ट फ्रेंड है वो है चैप्टर 4। बेस्ट फ्रेंड मान लो, इसका ब्रदर सिस्टर मान लो, ये दोनों एक ही कैटेगरी से आते हैं। इसमें पोलिनोमियल आता है, इसमें क्वाड्रेटिक आता है। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, जो चैप्टर पोलिनोमियल है उसमें हम बस इक्वेशन ही लिखते हैं, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं। जैसे कि दोनों का अगर डिफरेंस हमें समझना है, मेरे पास कोई इक्वेशन है x² + 5x + 6, या फिर x² + 5x + 6 = 0। अगर मैं बस इसको ऐसे ही लिखूंगा तो ये मेरे पास चैप्टर 2 है, सेकंड चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे, इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, =0 रखूंगा इसको, ठीक है, तो ये थोड़ा बड़े, इसमें जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बड़ा हो गया, वाइड हो गया, इसलिए भी चैप्टर भी वाइड हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए ये चैप्टर 4 बन गया। मतलब कि अब इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए भी हम बेसिक पढ़ते हैं जो हमारा चैप्टर 2 है उसके बारे में। इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है ना वो ग्राफ से होती है। सबसे पहले ग्राफ में जो पोलिनोमियल है, अगर आपके पास इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा या फिर वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, या कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी ग्राफ लगभग ऐसे बनते जा रहा है, यहाँ तक है। तो अब अगर हमें इसके जीरो फाइंड करना है तो आपको ये देखना है ये जो एक्स एक्सिस है ये लाइन इसको कितनी बार टच कर रही है। एक तो इसको यहाँ पे एक बार टच हो गया, दूसरी बार टच हो गया, तो इसमें जो 2 जीरोज आएंगे इसकी मैक्स जितने भी मतलब कि इसके आएंगे 2 जीरोज, इसमें 1, 2, 3 इसकी 3 जीरोज आएंगी। इसकी कोई भी रियल ज़ीरो नहीं है, इसकी कोई भी रियल ज़ीरो नहीं है, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी भी कोई भी रियल ज़ीरो जो है वो नहीं है, ठीक है। अब जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, अगर आपके पास कोई भी ग्राफ मतलब कि वो यू शेप में बनता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + -4 हो सकती है, x² + 4x + 4 हो सकती है, या x² - 6x, कुछ भी ऐसे समथिंग मतलब की हो सकती है, ठीक है। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास हमेशा रहती है ax² + bx + c। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जितनी इसकी डिग्री है इसमें उतनी इक्वेशन उस मैक्सिमम जीरोज उतनी होती हैं। इसकी 2 पावर है तो मैक्सिमम 2 जीरोज आएंगी, इसकी मैक्सिमम 2 बोलना है, क्योंकि 0 या तो 2 होगी या 2 से कम होगी या फिर कोई भी नहीं होगी। अगर कोई भी ज़ीरो नहीं होती तो वो रियल ज़ीरो नहीं होती, मतलब कि ठीक है, वो +1 में आता है कि फिर इसकी इमेजिनरी जीरो आनी शुरू हो जाती है। चलो अब ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर ये डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर को 2 बोलते हैं, तो इसको हम देखिए अगर डिग्री क्या होगी कि पोलिनोमियल में जो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, अगर पावर 1 है तो इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर डिग्री 2 है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसका जो ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, वो लगभग यू शेप पैराबोला शेप में बनता है। अगर डिग्री 3 है तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। इसका जो ग्राफ है वो इनवर्स एस फॉर्म में बनता है। अगर डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लीनियर का ग्राफ मैंने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन हो सकती है,
क्वाड्रेटिक अगर आप बता दें कि ये हमेशा यू शेप में होगा। अब बच्चों से ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी में मैक्सिमम क्वेश्चन वो आ जाता है यूजुअली कि अगर ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो पता चल गया कि इसका ग्राफ है वो पैराबोला है, ठीक है। अब पैराबोला आगे टू टाइप्स का है, या तो होगा ये अपवर्ड या फिर ये होगा डाउनवर्ड। ये पैराबोला हमें कैसे पता चलेगा? अगर अपवर्ड पैराबोला का मतलब क्या है कि पैराबोला आपका ऊपर की तरफ मतलब कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अपवर्ड पैराबोला में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि ए है वो पॉजिटिव होता है, और जो डाउनवर्ड पैराबोला है वो ऐसे आएगा, ठीक है। वो मतलब कि वो नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है। इसमें क्या होगा, नीचे मतलब कि वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, जो कि नीचे वाई नेगेटिव है। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मिनटू से ए है, इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये तो 2.1 या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे कुछ ऐसे जो हमें ऐसे अटैम्प्ट करने हैं। अब हम चलते हैं इसके जो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो इसकी फॉर्म बनती है वो हमने ये तो सीख लिया ना कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म इक्वल टू जीरो में आती है। इक्वल टू जीरो नहीं है, बस इसमें आती है क्योंकि ये पोलिनोमियल अभी हमारे पास। अगर टू हो तो इसकी मैक्सिमम टू जीरोज हैं। हमने इसकी टू जीरोज को लेट करना है, एक को लेट करना होता है अल्फा, दूसरे को लेट करना होता है बीटा। एक तो हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, सम आएगा अल्फा प्लस बीटा। दूसरा हमारे पास एक इनका प्रोडक्ट होता है, तो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। अगर क्यूबिक आएगी, क्यूबिक में की जनरल फॉर्म हमारे पास आएगी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जो इसकी थ्री जीरोज है वो हमारे पास आती है अल्फा बीटा लैम्डा, ठीक है। वो ये वाली थ्री जीरोज आती है। इसमें टू थी तो सम और प्रोडक्ट ही था। इसमें हमारे पास थ्री है तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है या तो सम या लास्ट में प्रोडक्ट, और एक बीच में सम एंड प्रोडक्ट। दोनों इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं, पहले दो की प्रोडक्ट फिर सम करके अगले दो की प्रोडक्ट फिर सम करके फर्स्ट लास्ट की प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमने इनको लर्न करना है तो आपने लर्न इनको ऐसे करना होता है कि ये जो वेरी फर्स्ट है यहाँ पे इसके ऊपर साइन आता है प्लस का, फिर साइन आता है माइनस का, फिर साइन आता है प्लस का। यहाँ पर ये साइन प्लस का, इसको माइनस, ये प्लस और ये माइनस। जब आपने सम की बात करनी है तो सबको डिवाइड बाय जो वेरी फर्स्ट टर्म है उसके साथ हम इनको डिवाइड करते हैं सबको, डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए। अगर आप सम करोगे, अगर आप क्वाड्रेटिक में हो तो आप लिखोगे बी बाई बी। अगर आप प्रोडक्ट में जा रहे हो लास्ट में तो आएगी सी। यहाँ पे अगर आपने सम करना तो यहाँ पर आएगा बी, फिर नेक्स्ट भी आपके पास आएगा सी, फिर लास्ट में आपके पास आएगा डी। अब साइन किसके आगे प्लस माइनस आना है। अब यहाँ पे देखिए बी के ऊपर माइनस होता है ना, जो जनरल इक्वेशन होती है जो हिडन होता है, तो वो वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। सी के आगे प्लस है, ठीक है। यहाँ पर बी के आगे माइनस है, ठीक है। सी के आगे प्लस है, प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसको हम लोगों ने ऐसे अप्लाई करना होता है। अगर आपके पास कभी कभार फिर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें उन्होंने हमें डायरेक्ट बता दिया कि टू जीरोज है, एक मतलब कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, हमें उसका सम भी दे रखा है और इसका प्रोडक्ट भी दे रखा है। सम है इसका 10, प्रोडक्ट है इसकी 4, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। अब इसको ऐसे लिखने के बाद ना आपको इसको ब्रैकेट में डाल के बाहर के लगा देना, ठीक है। ये इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे ही करते हैं इसको, मतलब कि बाहर के लगाएंगे हमेशा से। ये तो ऐसे था एनसीईआरटी में कि डायरेक्ट हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा होता है। असाइनमेंट में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि वो आपको जस्ट टू जीरोज देंगे। इन्होंने बोल दिया कि एक पॉलिनोमियल है, उसकी एक 0.3 है, दूसरी 0.4 है। अब आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल तब फाइंड होगी जब आपको सम और प्रोडक्ट पता होगा। इसको आप लेट कर लो अल्फा, इसको लेट कर लो बीटा। तो पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे, 3 + 4 करके हमारे पास 7 आ गया। प्रोडक्ट फाइंड करके हमारे पास 3 × 4 करके 12 आ गया। फिर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में हम इनको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, फिर ब्रैकेट डाल के बाहर के लगा देंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए, ठीक है। इनको हमने ऐसे फाइंड करना होता है। एक हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ये बोलते हैं कि लेट कर लो जो अल्फ़ा बीटा है वो किसी पॉलिनोमियल की जीरोज है। लेट से कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक पॉलिनोमियल है, उनकी जीरो अल्फा प्लस अल्फा कोमा बीटा है। और वी नीड टू फाइंड कि ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिनकी जीरोज 3 अल्फा 3 बीटा हो, या फिर 1/अल्फा 1/बीटा हो। हमें ऐसे फाइंड करना होता है, ठीक है।
तो अगर कहीं पे भी आपको अल्फ़ा बीटा दिखेगा चैप्टर 2 में, तो इनका जो वेरी फर्स्ट स्टेप हमारे पास हमेशा से रहता है वो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना है। ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ मार्क्स दे के ही छोड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप यहाँ से कुछ ना कुछ मार्क्स गेन कर ही लोगे। तो सम का फॉर्मूला हमने ऊपर सीखा है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ -7/1 मीन टू से सम आ गया 7। प्रोडक्ट हमारे पास आता है सी अपॉन ए मीन टू से 12/1, ठीक है। ये सम प्रोडक्ट। अब हमें ये वाली पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी ये वाली जीरोज हों। ये वाली जीरोज का मतलब पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन आएगा अल्फा प्लस बीटा 3। जब हमने सम को फाइंड किया तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रखी है वो 7 है, तो हम ये हमारे पास आ गया 21। फिर इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब देखिए 3 3 सा 9 अल्फा बीटा बनेगा 9। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 12 दे रखी है, तो ये हमारे पास बनेगा 108, ठीक है। बस अब इसको पुट कर देंगे हम लोग, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, मतलब कि सम प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, ठीक है। ब्रैकेट में बाहर के लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, यहाँ पे हमारे पास इसका आ जाएगा की, ठीक है। अगर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा था, वैसे ही पहले इनका हम एक बार सम करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अल्फा बीटा एलसीएम ये बन गया बीटा प्लस अल्फा। अब ऊपर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास देखिए कितना दे रखा है इन्होंने 7। फिर प्रोडक्ट दे रखी है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास आई थी 12, ये हमने फाइंड की थी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे 12, तो ये सम आ गया। जब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा है 12 हमारे पास, ये बन गया 1 अपॉन 12। तो हम इसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी में, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12 यहाँ पे के में, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। तो मैक्सिमम जो हम इनको ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको असाइनमेंट से आते हैं उनको आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर फिर भी कुछ आपको कुछ ऐसा बन के आ जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेंशन दे रखा है और आपको अल्फा बीटा फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं सेपरेट से क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से वो हेल्प ले सकते हो। उनमें थोड़े से कॉन्सेप्ट ज़्यादा वाइड आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 2 है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। इसमें देखिए जो एक्सरसाइज 3.1 है, पहले तो उसमें से जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं वो लगभग क्वेश्चन 1 मार्क्स में एमसीक्यू में या केस स्टडी में वो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको जो जनरल फॉर्म इसको हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी को लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब कैसे पता चलेगा कि ए बी सी 1 2 कौन कहाँ कहाँ पे है? तो इसके लिए अब देखिए ये भी लाइन, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। पता कैसे चलेगा कौन सी लाइन 1 2 है? इसमें कोफिशिएंट एक्स का 2 है 5 है, तो ये वेरिएबल अलग अलग। इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं a1x b1y c1। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन 1 के कोफिशिएंट है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे a2x b2y c2, इसका मतलब पता चल गया लाइन 2 है। अब हमने इनको कंपैरिजन करना है। 10th क्लास में हमारे पास जो लाइन की जो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन बन के आती हैं। या तो लाइन इंटरसेक्ट होंगी आपस में, मतलब कि उनका एक ही बार एक्सीडेंट होगा, ठीक है। या तो इंटरसेक्ट होंगी वो एक ही बार मिलेंगी, या वो फिर हर बार मिलती जाएंगी, मतलब कि एक से ज़्यादा बार मिलती जाएंगी, या फिर वो कभी भी नहीं मिलती जाएंगी। इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इनको डिफाइन हम करते हैं, वो देखते हैं कैसे। इसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारे पास a1/a2, ठीक है, ये इक्वल नहीं आएगा b1/b2, आपने इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अगर ये चीज़ें इक्वल या तो नहीं होंगी या फिर ये वाली जो चीज़ें हमारे पास इक्वल आएंगी। अगर ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइंस है हमारी वो आपस में कहीं ना कहीं भी आके टकराएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारी, ठीक है।
अगर ये इंटरसेक्टिंग है, या फिर मतलब ये कब थी, अगर पहले ही दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। अगर दो रेशियो इक्वल है फिर हम थर्ड निकालेंगे। अब या तो जो थर्ड रेशियो है वो भी इक्वल आएगी, ठीक है, या फिर जो थर्ड रेशियो है वो वाली रेशियो हमारी इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये रेशियो हमारी इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब ये बन के आएगा कि चलो ये वाला सीन हमारा हो गया क्लियर। अगर हमारे पास a1/a2, ठीक है, ये इक्वल नहीं आएगा b1/b2, आपने इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अगर ये चीज़ें इक्वल या तो नहीं होंगी या फिर ये वाली जो चीज़ें हमारे पास इक्वल आएंगी। अगर ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइंस है हमारी वो आपस में कहीं ना कहीं भी आके टकराएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारी, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्टिंग है, या फिर मतलब ये कब थी, अगर पहले ही दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। अगर दो रेशियो इक्वल है फिर हम थर्ड निकालेंगे। अब या तो जो थर्ड रेशियो है वो भी इक्वल आएगी, ठीक है, या फिर जो थर्ड रेशियो है वो वाली रेशियो हमारी इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये रेशियो हमारी इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब ये बन के आएगा कि चलो ये वाला सीन हमारा हो गया क्लियर। देखिए तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि जब हमने इनकी रेशियो निकाली है, अब या तो पहली दोनों ही इक्वल नहीं आएंगी। अगर पहली दो रेशियो इक्वल नहीं आती उसका मतलब होता है कि लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग है, वो उनका ग्राफ ऐसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते होते हैं कि इनका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास यूनिक रहेगा, ठीक है। या फिर ये आता है कि अगर तीनों ही रेशियो इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये होता था कि जो एक लाइन है दूसरी लाइन ठीक है उसके ऊपर आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, मतलब कि दोनों आपस में साथ ही चलेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास मैनी सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तीसरा हमारे पास ये आता है कि अगर दो रेशो पैरेलल है लेकिन पहली वाली टू रेशो इक्वल है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है, इसका मतलब होगा कि लाइंस हमारी पैरेलल है, क्योंकि कभी भी नहीं टकरा पा रही, इसलिए इसका मतलब होता है ये लाइन पैरेलल आएंगी और इनके बीच में कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं रहने वाला, नो सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन चाहे वन है चाहे मैनी है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो हमारे पास सोल्यूशन है तो है ना, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो हम लोग इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक तो इसमें ये वाली चीज़ें जो हमने सीखनी थी। दूसरा हमारे पास ये वाला चीज़ आता है कि जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे ग्राफ बनाने भूल जाते हैं कि इसका ग्राफ हमने बनाना कैसे है। सपोज कर लो कि आपके पास टू क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी हैं। पहली तो है आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन उसको आपने सेपरेटली ऐसे लिखना है यहाँ पे, वो आपके पास होगी कुछ 4x माइनस 2y इक्वल टू 8, ऐसी फॉर्म में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बार x को जीरो पुट करना है, एक बार y को जीरो पुट करना है। अगर ये दोनों नंबर इसको डिविजिबल है तो, नहीं आप चाहे जो मर्जी वैल्यू पुट करो, जीरो जीरो से भी आंसर सही आ जाता है। एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। जब यहाँ पर x को जीरो पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ गई 3। फिर एक बार हम यहाँ पे y को जीरो पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, ये हमारे पास बनेगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसका बॉक्स बनाएंगे, देखिए अब क्या क्या पुट किया था, एक बार x को जीरो पुट किया, एक बार y को जीरो पुट किया। जब हमने x को जीरो पुट किया तो y हमारे पास 3 आया, जब y को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर अपलोड कर दें, ग्राफ चलो बाद में बनाते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है जो दूसरी इक्वेशन है, वहाँ पे एक बार फिर से हम वैसे एक बार x को जीरो पुट करेंगे और एक बार y को जीरो पुट करेंगे। 4 इंटू 0 2y इक्वल टू 8, 0 माइनस 2y इक्वल टू 8, ये यहाँ पे y की वैल्यू आएगी -8/2 करके -4 हमारे पास, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम जब हम यहाँ पे y को जीरो पुट करेंगे, स्पेस बचाने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 0, फिर ये हमारे पास बनेगा 4x माइनस 2 इंटू 0 करके 4x इक्वल टू 8, फिर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2, ठीक है।
यहाँ पे x है और फिर यहाँ पे y है। जब x को 0 पुट किया y की वैल्यू -4, जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जब भी आपने ग्राफ बनाना है, पहले आप ये डायमेंशंस देखिए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नंबर कौन सा आपके पास। अगर आप x की तरफ जाते हो तो बड़े से बड़ा नंबर 2 है, y की तरफ ऊपर के जाओगे तो 3, नीचे को होगे तो -4, यहाँ पे भी 2 है। तो मुझे पता चल गया कि y वाला ग्राफ मुझे थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा स्पेस के हिसाब से। तो चलिए मैं ऐसे, अभी तो हम प्रैक्टिस से कर रहे हैं तो ऐसे बना देता हूँ रफली, ठीक है। 2 का यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, हालांकि ज़्यादा इससे चाहिए नहीं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, y भी 3 ही चाहिए। यहाँ पे हमारे पास -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और फिर -4 हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे है x एक्सिस, ये हमारे पास यहाँ पे है y एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास है अगेन -x एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास है -y एक्सिस। अगर यहाँ पे रखना -1 कोई पॉइंट, ये डायमेंशन सबकी इक्वल इक्वल होनी चाहिए स्केल के साथ, ठीक है, वो ध्यान रखना। अब पहले जब x0 y3 है तो x0 y3 हमारा यहाँ पे आ गया, पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर x2 y0 वो यहाँ पे आ गया। हम पहले इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये वाली लाइन हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, बन गई। इसको लिख भी लो कि ये कौन सी लाइन थी हमारे पास, ये 3x + 2y = 6, मतलब कि 3x + 2y = 6, ये वाली है। फिर दूसरी में x0 y -4 है, 0 एंड -4, वो देखते हैं कहाँ पे है, 0 -4 वो यहाँ पे रहा, ठीक है, और x2 0 वो अगेन यहाँ पे रहा। तो वो लाइन, अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे वो लाइन ऐसे निकलेगी, ठीक है। इसकी जो फॉर्म है वो इसके साथ लिख देते हैं, 4x - 2y = 8। अब देखिए इनका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन में बना है, इंटरसेक्टिंग लाइन में यहाँ पे, ये इनका कॉमन पॉइंट सोल्यूशन का भी है, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आपने ऐसे अटेम्प्ट करने हैं अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 4 आ रहा है, ठीक है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। इसमें हमारे पास 2 मेथड आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। या तो हमारे पास मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है कि हम वैसे ही उसको मिड टर्म को स्प्लिट, जो हमने चैप्टर 2 में सीखा था, हम क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा हमारे पास फॉर्मूले में आता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हमने यूज करना इस चैप्टर में सीखना है, देखिए अगर तो क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ रखा है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड आता है। अब नेचर ऑफ रूट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, जैसे कि जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। हमने यहाँ से सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मिनटू से हमने डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आएगा b² - 4ac। अगर डी की वैल्यू जब हम डी निकालेंगे, मान लो कि मेरे पास कोई भी इक्वेशन है दैट इज 2x² - 3x + 6। अब इसमें से ए बी सी क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, मिनटू से a की वैल्यू 2 आ गई। b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट -3 है तो उसकी वैल्यू -3 आ गई। c जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 आ गया। जब हम यहाँ से d निकालेंगे, मिनटू से -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 आएगी, c की वैल्यू 6 आएगी। 9 8 8 6 जार 48। जब हम इनको ऐसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कोई ना कोई की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू हमारे पास आती है उस वैल्यू को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या तो वो वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, ठीक है, मिनटू से ग्रेटर देन 0 आएगी, या फिर वो वैल्यू हमारे पास वो 0 आएगी, या फिर वो वाली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, मिनटू से लेस देन 0 आएगी। अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास रूट्स हैं, रूट्स आर रियल प्लस डिस्टिंक्ट, रूट्स हमारे पास रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। अगर डी हमारे पास 0 आती है इसका मतलब ये होगा कि जो रूट्स हमारे पास वो रियल होंगे प्लस इक्वल होंगे। अगर डी नेगेटिव आती है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो दे आर नॉट रियल, वो रियल नहीं है। ये +1 में होता है कि अगर रियल नहीं है तो फिर क्या होंगे, ठीक है। नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी भी होता है, कभी कभार अगर एमसीक्यू में आएगा तो नॉट रियल मिनटू से इमेजिनरी वर्ड या कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज किया जाता है, ठीक है।
तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट इमेजिनरी। अब ये सारे को, इस पूरे को हम प्रोसेस को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट चेक करना, कि रूट्स की जो नेचर है वो कैसी है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, फिर हमारे पास ये वाला फंडा आता है कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स में है तो ये रूट्स को हमने फाइंड कैसे करना है। फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, इस फॉर्मूले में आपने इनको पुट करना है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में कुछ तरह मतलब कि कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक ये तो या तो फिर वो वर्ड प्रॉब्लम में आएगी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं जब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको सिखाते जाऊंगा कि हमने उसमें से इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। या फिर इसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कब करना है। जब आप लोगों को फैक्टर इजीली आपसे नहीं बनाए जा रहे तो आपने इस फॉर्मूला के ऊपर आना है। फिर जो चैप्टर 4 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4.2 एक्सरसाइज में से। ठीक है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखी है, जो वर्ड प्रॉब्लम 6 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ साइड पे, बुक को रखिए, सेटिंग नहीं आती इसकी। जो एक्सरसाइज 4.6 में से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 एंड 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इन्होंने ओनली कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है। अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोल रहे हैं तो एक को अपने x और एक को x+1 लेट करना है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये बोलेंगे, इससे सिमिलर क्वेश्चन है, ये बोलते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है एक ओड नंबर है और एक हमारे पास इवन नंबर है, वो नंबर हमारे पास x, x+2 वो दोनों नंबर ऐसे रहेंगे, वो ऐसे नंबर आते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें हमें ये दे रखा होता है कि जो इनके रूट्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन है जिनमें लिखा होगा इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, तो ये क्वेश्चन मतलब कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से करने हैं। पहले आपको इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन बनाने के बाद इनकी नेचर ऑफ रूट चेक करनी है। अगर नेचर ऑफ रूट पॉजिटिव या 0 है तो आप बोलोगे यस पॉसिबल है। अगर नेचर ऑफ रूट नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब होगा कि नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल आ गया तो आपको इसको आगे भी सॉल्व करना है यहाँ तक। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 था हमारे पास। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। देखिए जो चैप्टर 5 है, नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है हमारे पास, उसमें ना हमारे पास लगभग कुछ 3 फॉर्मूलाज आते हैं जो हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन फॉर्मूला को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे a n d a n वगैरह क्या होता है। देखिए आपके पास कुछ भी मतलब कि मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर किसी बच्चों को मैंने कोई काम दे दिया, अगर किसी बच्चे का कोई काम ठीक है फर्स्ट डे कंप्लीट नहीं है तो उसको जो है वो 5 रुपीज़ मार्क्स लगेगा, उसको फाइन लगेगा। अगर वो सेकेंड डे भी अपना टेस्ट कंप्लीट करके नहीं लेके आएगा तो उसको फाइन है वो 10 रुपीज़ लगेगा। अगर उसका काम थर्ड डे भी कंप्लीट नहीं है तो उसको 15 रुपीज़ फाइन लगेगा। ऐसे करते करते उस बच्चे ने 7th डे जाके अपना काम कंप्लीट किया, तो मैंने ये चेक करना है कि 7th डे तक उसको कितना फाइन लग चुका होगा। तो इसमें AP सीरीज़ का जो हम लोग यूज़ करते होते हैं, जो वेरी फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं ए का मतलब आ गया फर्स्ट टर्म है हमारे पास। फिर हमारे पास दूसरे आते हैं डी आता है कॉमन डिफरेंस, इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है, 10 - 5 करके 5 ये कॉमन डिफरेंस है। फिर हम फाइंड करते होते हैं एन क्या है 7th, जो लास्ट टर्म हमारे पास होती है उसको हम एन बोलते हैं। 7th टर्म ये लास्ट टर्म नहीं है, सो इसको हम बोलते होते हैं कि जोन से नंबर पे आप लोग जाना चाहते हो, आपने ये चेक करना है 7th डे, 10th डे, 20th डे, उसको हम एन बोलते हैं। एन की पहचान होती है कि इसके साथ TH लगा होता है। ठीक है, और AN लास्ट टर्म को हम बोलते हैं। तो ये 4 टर्म्स होगी। अगर इन 4 में से कभी भी कोई 3 गिवन हो और 4th फाइंड करनी है तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास SN का फॉर्मूला आता है। SN का वेरी फर्स्ट फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये 2 और ये 2 की कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट में से कॉमन नहीं निकला हुआ। अगर कटिंग होती तो हम पहले से ना लिखते। फिर जो SN का सेकंड फॉर्मूला आता है n/2 a प्लस an, कभी कभार इस फॉर्म में भी हमारे पास फॉर्मूला आता है।
और ये तो थ्री है जो हमने डायरेक्टली यूज़ करनी है। जो फिर हमें दो कुछ मतलब कि इलीगल तरीके से यूज़ करने पड़ जाते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए। फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास आता है कि अगर आपको कभी भी बोला हो ए बी सी आर इन ए पी, ये कुछ टर्म्स है जो ए पी की सीरीज में है, आपको फाइंड करना है इनमें से ए बी सी कितना होगा क्या होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो मिडल टर्म है, ठीक है, मिडल टर्म ये इक्वल आती है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म और इनका हाफ, ये इनकी इक्वल आती होती है। तो ये तो एक एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारे पास एपी सीरीज का। ये फॉर्मूला होने के बाद एक हम कभी कभार ये यूज करते हैं कि अगर आपको एस एन दे रखा है, अगर आपको एस एन दे रखा है और आपको ए एन फाइंड करना है, तो आप उसमें से वहां पे कैसे जाओगे। तो एस एन अगर कभी भी आपको गिवन होगा तो उसके लिए ए एन पे जाना है। तो आपने क्या करना, अगर ए टू को फाइंड करना चाहते हो उसका फॉर्मूला होगा एस टू माइनस एस वन। अगर आपको ए थ्री फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा एस थ्री माइनस एस टू, मतलब कि जो टर्म फाइंड करनी है उतने का सम और उससे पहले का सम उनका माइनस। अगर ए टेन फाइंड करना है फिर आप लिखोगे एस टेन माइनस एस नाइन, ठीक है। अगर आपको कभी भी जस्ट डायरेक्ट ए एन ही दे रखा होगा कि फोर एन प्लस थ्री है, तो आप इसमें से ए डी सब कुछ फाइंड कर सकते हो। वो कैसे फाइंड होगा, पहले आप एन को वन पुट करो, ए वन फोर इंटू वन प्लस थ्री करके ए आ गया सेवन। फिर आप एन को टू पुट करो, फिर ये बनेगा आपके पास फोर इंटू टू प्लस थ्री करके 11, ठीक है। ये ए वन आ गया, ए टू आ गया। अगर हम यहाँ से डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा ए टू माइनस ए वन, 11 माइनस सेवन करके 4, तो डी आ गया। अब कौन सी टर्म, अब कौन सी टर्म तक आप जाना चाहते हो, तो एन की वो वैल्यू पुट करना, आपके पास ए एन आ जाएगा। इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास, अगर देखो आपको ये डिसाइड हो गया कि कोई भी क्वेश्चन है वो एपी सीरीज चैप्टर से है, तो अपने बड़े ध्यान से पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट हमने जो भी ए एन एस एन, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख देना है सही करके। ए एन का फॉर्मूला आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन का फॉर्मूला आएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आपको ठीक ठाक अपने आप आइडिया आ जाएगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने से बेटर है कि आपको कुछ तो मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब जो इसमें से निहित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बन के आते हैं उनको देख लेते हैं। जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 में से मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको हर हाल में करने ही करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 12th दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 16 है, 15th क्वेश्चन है और 16th है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हेल्प करेंगे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में। ऐसी जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना इनको यहाँ तक छोड़ने के लिए। और इसके बिना ये जो हमने एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने कि अगर आपको ए टू निकालना है, या मतलब कि एस एन यहाँ पे मेंशन दे रखा है, यहाँ से आप फिर ए एन को में इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, तो वो वाला आता है यहाँ पे 11th में। 10th भी कर लेना, 11th भी कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से जो इसका 5.3 एक्सरसाइज का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे आगे 5.2 में से निकलते हैं क्वेश्चन। 5.2 में से जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से हमें करना होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 14, 13 और क्वेश्चन नंबर 11, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन एक आएगा आपके पास 120 मोर टर्म वाला क्वेश्चन हो गया वो भी। फिर क्वेश्चन 8th, ठीक है, इनको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर हम बोलेंगे ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारा लगभग होते जा रहा है। अब हम चलते हैं आगे चैप्टर 6 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 6 में हमारे पास क्या आता है कि उसमें हमें जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल का। टू ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो मैंने बीच में लगा दी इसको बोलते हैं सिमिलर होना, ठीक है। अब अगर कभी भी टू ट्रायंगल से देखो, इसमें क्या आता है कि एक तो आपको वन मार्क में एमसीक्यू आएगा, इसमें से एमसीक्यू के बाद एक आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स में आता है।
तो इसमें काफ़ी रिस्क बना रहता है कि इसमें से हमें मार्क्स जो है उनको कैसे गेन करना है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए हमें, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि एमसीक्यू तो देखो बड़ा इजी है, उसमें से मार्क्स लेने। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर हमारे पास कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होने के लिए हमारे पास 3-4 जो भी मतलब की पॉलिसी बनती हैं या रूल बनते हैं कॉन्करेंसी वाले और सिमिलैरिटी वाले, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल हमारे पास आता है वो ये आता है कि अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल की एंगल 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 मतलब कि एक ट्रायंगल ये दे रखी है और एक ट्रायंगल ये दे रखी है, इनका साइज बड़ा छोटा है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है क्या है कि उनके जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे या फिर उनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल आएगी। इसमें साइज बड़ा छोटा हो जाता है, जैसे कि आप और आपकी फ़ोटो फोटो अगर आपकी है तो आपकी फ़ोटो और आप दोनों सिमिलर हो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी 9th में क्या होता था कि साइज भी बिल्कुल सेम जैसे होना चाहिए। 10th में ऐसा नहीं है सिमिलैरिटी में, इसमें बस एंगल हो, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये आएगा कि जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर रहेंगी। ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर आएगी ट्रायंगल हमारी डी ई एफ के साथ। तो एक तो प्रॉपर्टी हमारे पास ये होगी एंगल 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 वाली, ठीक है। दूसरा कभी कभार क्या होता है कि अगर हमें तीनों एंगल ना पता हो लेकिन 2 एंगल के बारे में पता हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यहाँ पे भी यही एंगल है, और ये वाला एंगल इक्वल है तो ये भी एंगल यहाँ पे है, तो भी हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर हैं वो एंगल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से सिमिलर है। अगर हमें एंगल एक ही बताओ, ठीक है, 3 एंगल ही नहीं पता, बस एक ही एंगल पता, वो ये रहा, तो इसमें क्या होगा फिर, तो हमें बाकी के 2 साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। मान लो कि ये वाली साइड इसकी रेशियो की इक्वल और इनकी आपस में रेशियो इक्वल आ रही है। अगर 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल है फिर इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर आपको तीनों साइड की रेशियो इक्वल हो, ये आपस में जितनी लेंथ इनकी है उतनी ही, जैसे ये 1 2 3 लेंथ है, यहाँ पे 2 4 6 है, ये सबका डबल करके ये बनी हुई है, तो इन सबकी रेशियो इक्वल आएगी हमारे पास, ठीक है। जैसे इसका मैं नेम लिखूँ ए बी सी, इसका नेम लिखूँ डी ई एफ, तो इसका मतलब क्या आएगा कि जो ए बी है वो इक्वल आएगी डी ई के, ए बी और डी ई की रेशियो 1/2 आ गई। फिर आगे बी सी अपॉन ई एफ की रेशियो 3/6 करके वो भी 1/2 आ गई। फिर अगर ए सी अपॉन डी एफ की रेशियो 2/4 करके वो भी 1/2 हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इसमें जो तीनों रेशियो इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब भी यही हुआ कि ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारे पास ये सिमिलर है आपस में। अगर ये सिमिलर एक बार होगी, यहाँ पे हम रूल लिखेंगे एस 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 क्राइटेरिया के साथ, तो इसका मतलब ये आएगा कि इसके सारे कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल है। जितना एंगल ए है उतना एंगल डी आएगा, जितना एंगल बी है उतना एंगल ई आएगा, जितना एंगल एफ है उतना एंगल सी आएगा। ये ऐसे हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ये गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गई, तो क्या हम क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं। एक तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में हम इक्वल बोल सकते हैं कि एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल आएगा। दूसरा, इनकी रेशियो इक्वल आएगी, जैसे ए बी अपॉन डी ई कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो, बी सी और ई एफ ये सेकंड थर्ड है, बी सी तो ये भी सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड, ये तीनों रेशियो इक्वल आएगी। इसके बाद फिर हम एक ये भी रूल लगाते हैं कि जो इनकी रेशियो आ रही है उतना ही इनका जो अगर हम इनका पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो अगर जो रेशो साइड की है वही रेशो पेरीमीटर्स की भी आएगी। ये हमें थोड़ा मतलब कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन मिलता है, एमसीक्यू में आ जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाएगा कि इसकी इनकी रेशो ये रही, एक पैरामीटर ये है तो दूसरा फाइंड करो, तो आपने बस ऐसे इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। कभी कभार क्या आ जाता है कि पेरीमीटर की जगह पे एरिया आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, डी ई एफ। तो यहाँ पे क्या आता है कि जो कोरस्पोंडिंग साइड है उनका स्क्वायर कर देना बस आपने, ये सबके स्क्वायर की इक्वल आएंगे, फिर ये इनके स्क्वायर के इक्वल आते हैं। जो आपको चाहिए होगा आप उस इसमें से उसको उठा लेना, ठीक है। तो ये तो हमने मतलब कि 1 मार्क में जो पहली एक्सरसाइज में से आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एंट्री होते हैं थेल्स थ्योरम की। थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ना है, उसमें हमें ये बोला गया है कि अगर हमारे पास कभी भी 2 ट्रायंगल्स आर, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया डी, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया ई, ठीक है। अब हमने अगर ये लाइन, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके ये जो पॉइंट्स हैं डी यहाँ पे लिया और बी सी के पैरेलल इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है।
अगर ये लाइन इसके पैरेलल जाएगी, डी ई के अगर ये लाइन पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इनकी रेशो है मतलब कि ए बी अपॉन डी बी ये इक्वल आएगी ए ई अपॉन ई सी के, ये इनकी रेशो के भी इक्वल आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो हमें क्वेश्चन आएगा ना, मतलब कि क्वेश्चन में हमने 2-3 कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू ही होते हैं ज़्यादातर वैसे ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको मतलब कि यहाँ पे मैं कुछ इनकी पार्टीशन कर रहा हूँ, कभी कभार तो डायरेक्ट जो थेल्स थ्योरम का बीपीटी का रिजल्ट हमने यूज़ करना है, वो कैसे होगा, उसमें हम लिखेंगे कि ए डी अपॉन डी बी, मतलब कि ये वाली साइड की जो रेशियो है वो इक्वल आएगी हमारे पास ए ई अपॉन ई सी की। ठीक है, इसको तो हम बीपीटी से उठा लेते हैं ये वाले रिजल्ट को। कभी कभार तो ऐसे आता है, कभी कभार क्या आएगा कि हमारे पास ए डी अपॉन कंप्लीट साइड, ए डी अपॉन कंप्लीट साइड मीन से ए बी को उठाएंगे हम लोग। फिर कभी कभार ए ई अपॉन ए सी, यहाँ से भी कंप्लीट साइड उठाएंगे। या फिर कभी कभार ये हो जाता है कि डी बी नीचे से डिवाइडेड बाय कंप्लीट साइड मीन से अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी डिवाइडेड बाय कंप्लीट साइड ए सी। इन सबको हमें उठाना होगा। ठीक है, कब उठाएंगे, अगर हमें बोला जाएगा कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, तब अगर ये वाला रिजल्ट हमें गिवन होगा मीन से अगर टू लाइंस हमारे पास पैरेलल है तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करेंगे। इसके बिना कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि वो हमें डायरेक्ट इनमें से कोई भी रेशो की इक्वल दे देंगे, वो बोलेंगे ये इक्वल है ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, और हमें ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं डी ई ये बी सी के पैरेलल होगी, इसको भी हम ऐसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर 6 है इसमें से तो मतलब कि 1 मार्क्स में यही क्वेश्चन करने वाले हैं जो एमसीक्यू में आते हैं। अब इसके बिना जो इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो जब मैं चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा तब हम उसमें कवर कर लेंगे कौन से एनसीईआरटी वाले हैं फिर कौन से एनसीईआरटी से बाहर है, कि वो क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर 7। अब देखिए चैप्टर 7 में हमने क्या क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर का नेम है। हमारे पास सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारे पास वहाँ पे आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। उसको यूज़ करने के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएंगे x1 y1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएंगे x2 y2। ठीक है, अगर हमें इनका डिस्टेंस इनमें से डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे मोड ऑफ ए भी लिखते होते हैं। सबसे पहले हमें एक्स वाली दो टर्म उठानी है, इनका आपस में जब हम माइनस करेंगे x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर कर दिया प्लस y1 माइनस y2 फिर y1 का स्क्वायर कर दिया प्लस करके स्क्वायर रूट लगा देना है, तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला हम बोलते हैं। लेकिन जब भी हमें ये पॉइंट कभी कभार तो गिवन होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि कभी कभार कुछ जो एमसीक्यू हमें मतलब कि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आते हैं उनमें हमें ना ज़्यादातर टाइम पे ये जो पॉइंट्स है कभी कभार डायरेक्ट गिवन नहीं होते। वो अगर आपको बोला जाएगा कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो आपने उसके जो कोऑर्डिनेट है उनको लेट करना है x,0। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है उसको अपने लेट करना है 0,y। ठीक है, इस चीज़ को एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा इस चैप्टर में जो यूज़ होता है फॉर्मूला, एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आता है कि आगे a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ तक थे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम दोनों में से कैसे निकालते हैं। अगर हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना होता है उसमें वो क्या करते हैं कि एक ही पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन में एक ही पॉइंट बताते होते हैं। वो बोलेंगे कि कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लो 4,-1, इसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए पॉइंट ओ से ओरिजिन से। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0,0 होते हैं, बस ये फाइंड हो गया। ठीक है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हम ये भी लिख देते हैं क्योंकि ये तो 0,0 इसको चाहे कंसिडर ही मत करो, 4 स्क्वायर प्लस लगा के -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 + 1। इसका आंसर ऐसे भी हम इजीली निकाल देते हैं, लेकिन अगर ओनली ओरिजिन से पूछा गया तो, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि कभी भी कुछ पॉइंट्स है जैसे पॉइंट ए बी सी डी वर्टिसेस है या सी तक है, अगर 3 वर्टिसेस है
चेक कीजिए कि वो ट्रायंगल बना रहे हैं नहीं बना रहे, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, स्केलर बना रहे हैं, इक्विलेटरल बना रहे हैं। तो उसमें हमने इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, पहले ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक, फिर ए से लेके सी तक। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो मीन टू सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। अगर इन तीनों में से कोई दो इक्वल आते हैं, थर्ड इक्वल नहीं आता, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अगर हमने ये चेक करना है कि राइट एंगल है या नहीं, तो उसमें क्या, उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। वो कैसे चेक होती है कि जो सबसे बड़ा आंसर है उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे ये पॉइंट ए बी सी है, ए सी का स्क्वायर, फिर हम ए बी का स्क्वायर करेंगे और हम बी सी का स्क्वायर करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है हमारे पास। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होने के बाद फिर कभी कभार हमें ये चेक करना होता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। उसके लिए हम कैसे करते हैं कोलिनियर चेक करने के लिए, आपने पहले ए से लेके बी तक डिस्टेंस फाइंड करना है, सपोज कर लो। तो उसमें पॉइंट ये चेक करना होता है कि एक लाइन में है या नहीं, पॉइंट ए बी सी। मान लो यहाँ तक डिस्टेंस 5 है, यहाँ तक 7 है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक चली, अगर 12 आ गया, मीन टू से ए बी प्लस बी सी करके अगर आपके पास ए सी आ गया, तो आप बोलोगे कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो लगभग ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे पास जो चैप्टर 7 में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बच्चों को वो कन्फ्यूजन रहती है कि जब फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस से बताया गया तो मिड पॉइंट लगाना है या डिस्टेंस फॉर्मूला, वो मैं 7.2 के बाद बताता हूँ। ये 7.1 की एक्सरसाइज। ठीक है, अभी जो आगे आएगी एक्सरसाइज वो हमारे पास 7.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, उसमें अगर हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करने हैं, ठीक है, इसमें ये बताते होते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ए बी, इसके कुछ वर्टिसेस है x1 y1, इसके वर्टिसेस है x2 y2, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है P कैपिटल X कोमा कैपिटल Y, यहाँ पर रेशियो है m रेशियो n। ठीक है, हमें यहाँ से ये रेशियो निकालनी है। x पॉइंट कैसे निकलेगा, अगर हम m की मल्टीप्लाई x2 से करेंगे, m इंटू x2, n की मल्टीप्लाई x1 से करेंगे प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, फिर उसके बाद हम y कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइड बाई m प्लस n। अगर हमें ये पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना हो तो फिर हम दो बार फॉर्मूला लगाते हैं। 10th क्लास में सिलेबस में आपको ओनली इंटरनली डिवीजन ही आएगी, इंटरनली में यहाँ पर प्लस आता है। अगर कभी एक्सटर्नली आएगा तो वहाँ पे माइनस लिखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस लगता है, लेकिन 10th क्लास में आपको कभी भी एक्सटर्नली नहीं आएगा। ये हो गया। अब इसके बाद अगर हमसे वो ये बताएंगे कि किसी लाइन को हमने 3 इक्वल पार्ट में ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो हमें देखिए यहाँ पे ना इसकी रेशियो होती है कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया कि जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इसको ब्रेक किया मैंने 2:3 में। इसका मतलब ये होगा कि टोटल 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मतलब कि उन सब ने कुछ अपनी पार्टी शार्टी करनी है। तो इसमें क्या होगा कि जो दो लोग हैं, ठीक है, उनका खाना, दो लोगों ने अपने लिए खाना यहाँ पे रखवा लिया, बाकी ये जो बचा है वो 3 लोगों के लिए है, इसको 2:3 हम बोल देते हैं। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सपोज कर लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक चॉकलेट है, इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है। तो आप लोग इसको कहाँ कहाँ से डिवाइड करोगे, कहाँ कहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास पी ये आएगा, सेकंड पॉइंट क्यू ये आएगा, थर्ड तो काटने, देखिए पहले दोस्त को ये हिस्सा मिल गया, दूसरे को ये वाला मिल गया, तीसरे को ये मिल जाएगा, काटने की ज़रूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे इसकी रेशो क्या बनेंगे, ठीक है, वो रेशो चेक कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको कट किया होगा तो ये एक दोस्त को हिस्सा मिल रहा है और पीछे दो खड़े हैं अभी, इसको बोलते हैं 1:2। जब हम यहाँ से 2 से बड़ा कट करेंगे इसका मतलब क्या है, क्योंकि 2 लोगों को मिल गया और 1 लोग को बाकी है। ठीक है, और कभी भी अगर आपको यहाँ पे सेम रेशो बता बोल दी जाए कि जितनी रेशो यहाँ पे उतनी ही रेशो यहाँ पे पॉइंट पी है, हम बोलेंगे कि रेशो सेम है, मतलब कि 2:2, 3:3, 4:4, तो यहाँ पे ना इन सबको कट करके 1:1 लिख सकते होते हैं, फिर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे होगा हमारे पास। पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी कोशिश करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास। क्वेश्चन है जैसे 7.2 में 9th क्वेश्चन है, इसमें 4 सेक्शन में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
जब हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे पॉइंट पी से, फिर यहाँ से ब्रेक करेंगे पॉइंट क्यू से, यहाँ से ब्रेक करेंगे पॉइंट आर से। अगर यहाँ से ब्रेक कर दी इसका मतलब क्या आएगा कि 1 मिल चुकी है, ठीक है, 1:3 बाकी है। यहाँ से क्या आएगा कि 2:2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 3:1, क्योंकि पीछे एक बचा है और 3 को मिल चुका है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि अगर रेशो इक्वल आएगी तो वहाँ पे हम लोग इसको 1:1 लिख सकते हैं। जब रेशो 1:1 आती है, ठीक है, तब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते होते हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लेते हैं पहले क्या है, फिर ये चेक करेंगे कि रेशो इक्वल कब कब आ सकती है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, फिर यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिड पॉइंट है एम, रेशो आएगी यहाँ पे इनकी 1:1, और ये जो पॉइंट फाइंड करना है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, x1 y1 x2 y2। ये जो कैपिटल एक्स है इसको फाइंड करने का मेथड है दोनों एक्स वालों को प्लस करके हाफ करेंगे, x1 + x2/2। वाई वाला कैसे आएगा, वाई वालों को प्लस करेंगे और हाफ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल वाई, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो इनका मिड पॉइंट फॉर्मूला वो लगा देते हैं। देखिए कब आता है, एक तो जब ऐसे रेशो सेम सेम आ जाए 2:2 3:3, या फिर कभी आपको बोला गया हो मिड पॉइंट के लिए कि आपके पास डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, आपको गिवन है कि डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, तो उसमें फिर एक सेंटर वाला पॉइंट भी बताया जाएगा, यहाँ पे ओ कोई सेंटर होगा, ए बी एंड डायमीटर होंगे, तो जो रेशो उसको 1:1 ही आप लोगों ने कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि सर्कल में दोनों रेडियस बराबर बराबर होते हैं। ये भी हमारे पास आ जाता है। अब कभी कभार क्या होता है कि हमें ये मेंशन होगा कि फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो, जब भी अब हमें रेशो फाइंड करनी होगी उसके लिए, ठीक है, वो कैसे होगा, आपने यहाँ पे लिखना है लेट रेशो बी k:1। ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक क्या था कि हमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सेक्शन फॉर्मूला, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, एक बार एक्स पे एक बार वाई पे। इस बार क्या होगा, बस एक ही बार लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आपने रेशो को k:1 लेट कर लिया, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये आएगा x1 y1, ये आएगा x2 y2, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमारे पास m है, इस रेशो को हमने लेट कर लिया k:1। अब देखिए क्या होता है कि आपको ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये बताया होगा, रेशो अगर आपने फाइंड करनी है तो ये वाले पॉइंट भी आपको गिवन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये भी मिसिंग और ये भी मिसिंग है। पहली स्टेज तो ये आती है कि इन वन चीज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, इन चारों में से हमें कोई ना कोई 3 बताई होती है, चौथी फाइंड करनी होती है। अब अगर ये पता है ये पता है ये दोनों नहीं पता, तो उसकी जगह पे वो ये लिख देते हैं कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसे आएंगे, x, 0 टाइप आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 0, ठीक है, इक्वल टू जो आपको पता है उसके ऊपर सेक्शन, जैसे अगर ये पता तो आप y के ऊपर लगा दो, k × y2 + 1 × y1, ठीक है, नीचे k + 1, फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो हम यहाँ से ऐसे जो है इसकी ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते होते हैं कि अगर रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब रेशो वाले क्वेश्चन के बाद ये भी हो गया, ठीक है। अब जो 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 6 है, कुछ स्पेशल है, वो चलो मैं करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट फिर हमें जाना पड़ेगा चैप्टर 8 पे, ठीक है। चैप्टर 8 पे तो पता ही सबको, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमें क्या क्या सीखने को करना पड़ता है। अगर चैप्टर 8 की बात करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कोट थीटा। ये 6 रेशोज होती हैं। यहाँ पे पंडित, बद्री, प्रसाद, यहाँ पे आएगा हमारे पास हर हर बोले, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, और ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। इसमें अगर आप 8.1 की बात कर रहे हो, एक्स 8.1 में, तो हर क्वेश्चन में डायग्राम बनेगी, ठीक है। जो भी, जैसे आपने अगर साइन ए की बात आप लोग कर रहे हो, साइन ए, तो ये कंपलसरी है कि एंगल पॉइंट ए यहाँ पे आपको प्लॉट करना है। राइट एंगल में जो पॉइंट बी है, मतलब कि 90 डिग्री वाला पॉइंट है, वो कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा।
चाहे वो ए है, बी है, सी है, जो 90 डिग्री पे वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे आएगा सी। तो एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए। वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि सपोज कर लो कोई भी साइड इन्होंने हमें बता दिया, जो साइन ए है हमारे पास वो 3/4 है, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है, p/h। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 है, p है, और ये हमारे पास h है, 3/h। अभी पाइथागोरस लगानी है, उसका क्या होता था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ये इक्वल आएगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। पहले बेस का स्क्वायर फिर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमने ऐसे कर देना। अब यहाँ पे जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे ये 3/4 था ना हमारे पास, तो ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ए भी हमें फाइंड करना है अभी। फिर ये हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा 16, ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस 9, 9 उस साइड जाके माइनस होगा। अब ए भी हमारे पास आ जाएगा √7, ठीक है। अगर थर्ड, आप ऐसे थर्ड साइड फाइंड करो, फिर जो भी पूछा कि आप उसका आंसर कर दो। जैसे सपोज करो आपसे पूछ गया है कि tan थीटा इंटू secant थीटा क्या होता है, तो बस आपने ये तीनों साइड फाइंड कर लेनी है। थर्ड साइड आपके पास यहाँ पे आगे √7, तो tan थीटा वो बनेगा आपके पास p/b इंटू से 3/√7। secant थीटा बनेगा h/b, तो उसको आप लिखोगे हाइपोटेनियस h अपॉन बी इंटू से 4/√7। तो इसका आंसर आएगा 12/7। तो इसको आप ऐसे यूज मतलब कि सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास 8 पॉइंट मतलब कि 1 से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हो जाते हैं। फिर 8.2 में हमें टेबल बनाना होता है, ठीक है। टेबल के लिए देखिए जो 10th क्लास के सिलेबस में है वो सिर्फ जस्ट 5 एंगल है, वैसे तो काफ़ी सारे एंगल होते हैं। एक एंगल 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर आफ्टर दैट 90 डिग्री। फिर हमारे पास सबसे पहले आता है यहाँ पे साइन थीटा। अच्छा, जब भी हम ये वैल्यू लिखते हैं आपने यहाँ पे नंबर लिखने हैं 0 1 2 3 4, सबसे लास्ट में 4 हो तो इन सबको 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे हम 4 से। जब इन सबको 4 से डिवाइड करेंगे फिर इनके ऊपर एक स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आएगा साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा टेन थीटा। अब 0/4 ये 0 बन गया, 1/4 मीटू से 1/2 बन गया, ये 1/√2 बन गया, ये √3/2 बन गया, और यहाँ पे 1 आ गया। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से रिवर्स स्टार्ट होती है, लास्ट में 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर टेन थीटा 0/1 करके 0 1, यहाँ से ये सारी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं, जैसे 0/1/√3/1/1/0 करके नॉट डिफाइन। तो ये इतना सा टेबल काफ़ी है जो आपको पूरी 8.2 के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा देगा, ठीक है। अगर आपको कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि साइन a + b, ठीक है, आपका √3 के इक्वल है, √3/2 के इक्वल है, तो इसमें से आप लोगों ने हमेशा से क्या करना होता है, आपने ये देखना है कि पहले इस साइड पे कौन सा एंगल है, इस साइड पे जैसे साइन है तो आपने इसको भी जो साइन में ही कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब ये है मेरे पास साइन a + b एज इट इज, इसको मैं लिखूंगा जो √3/2 को, ये साइन की टेबल पे √3/2 कब आता है, साइन के टेबल पे जो √3/2 है वो 60 पे आता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 60। साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो a + b है इसकी वैल्यू 60 आएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसी दूसरी इक्वेशन गिवन होगी, मे भी आपको वो कुछ ऐसे गिवन हो कि cos a - b वो आपके पास जो साइन 30 के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो को पहले से ही साइन आ गया, सेपरेट होके आ गया ना, तो कोई बात नहीं, हम पहले साइन 30 की वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे। cos a - b 1/2 बनेगा, फिर ये a 1/2 ये कितने पे आता है, ये हमारे पास आता है साइन 30। कोस यहाँ पे कोस है ना, तो कोस की सीरीज में देखना है, ये आता है कोस 60 पे, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कोस 60। फिर ये a - b 60 डिग्री, दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब हम इनको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास a b की वैल्यू आ जाती है। ये लगभग 8.2 के क्वेश्चन है जिनको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। जो 8.3 के क्वेश्चन है वो जब मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें से इसके बेसिक्स करवा दूंगा, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। वो आप ध्यान से वहां से देख लेना जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो भेजूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर 9 है,
चैप्टर 9 में आपको जब भी आंसर शीट मिलेगी आपको वैसे तो ये टेबल लर्न होना चाहिए, अदरवाइज अगर लर्न नहीं है तो अपने बस यहाँ तक इतना सा टेबल पहले से बना के रख लेना है कहीं पे भी, क्योंकि ये यूज होना ही होना है जब चैप्टर 9 के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर चैप्टर 9 में से क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ रहा है या फिर एमसीक्यू में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें तो बस ज्यादातर एक ही एंगल दिया होता है कि अगर वो क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में है, ठीक है, उसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, बस एक ऐसे एक एंगल के साथ। दो वर्ड यूज होंगे हमारे पास, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे खड़े होकर वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे खड़े होके वो ऊपर की तरफ देखेगा, ऐसे देखेगा, ठीक है, इस पेड़ को देखेगा, ये कहाँ पे बना हुआ है, तो वो थीटा हमेशा यहाँ पे आता है, ए बी सी। क्लियर है। दूसरी बात, फिर अगर वो डिप्रेशन की बात हो रही है तो वो बंदा यहाँ पे खड़े होकर वो नीचे देखेगा, मतलब कि अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, किसी पोल के ऊपर चढ़ के बैठा है, ये नीचे आती जाती गाड़ियों को देख रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे वो यहाँ पे ऐसे दिखता होता है। इस ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है, आपको हमेशा से दो साइड उठानी है, एक वो वाली साइड आप उठाओगे जो आपको गिवन है, दूसरी साइड वो जो आपने अभी फाइंड करनी है। फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये देखते होते हैं कि हमारे पास साइन थीटा बन रहा है, कोस टैन क्या बन रहा है वो, ठीक है, अगर ऐसे वो बनता जाएगा तो उस हिसाब से जो हम लोग हैं वो अपनी रेशो उठा लेते हैं। अगर आपको कभी भी टू एंगल गिवन होंगे, टू एंगल में ये ध्यान रखना है कि वो जो दूसरा एंगल है वो अगर तो या तो ऐसी फॉर्म में हो सकते हैं दो एंगल। ऐसी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जितना एंगल छोटा है वो बाहर होगा, जितना एंगल बड़ा है वो अंदर होगा, ठीक है, जैसे डबल है तो बड़ा एंगल अंदर रहेगा। फिर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक बंदा मतलब कि जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, फिर इनकी डायग्राम लगभग कुछ ऐसे बन जाती है। इसके बाद कभी कभार क्या होता है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, आमने सामने खड़े हैं, फिर इनके एंगल आपस में बनते होते हैं, बल्कि वो ये भी 5 मार्क्स में केस स्टडी में आते हैं क्वेश्चन, इनको ध्यान में रखना होगा हमें, ठीक है, ये कैसे चलते आ रहे हैं। सर्कल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले जब आपको चैप्टर 6 है, सर्कल है, 9th है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये मैंडेटरी होता है कि आपको हर क्वेश्चन की डायग्राम बनानी पड़ेगी। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप लोग अच्छे से मतलब ये वो चीटिंग का जो सीन है वो बन जाता है कि बच्चे ने जरूर ये जो क्वेश्चन है वो चीटिंग करके किए होंगे, ठीक है। तो एक तो इन चीज़ों को आपको खास ध्यान में रखना है कि आपके पास से कैसे बनते चलते आते हैं। फिर नेक्स्ट बस इसमें तो इतना ही था, इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर लेना यहाँ से सर्कल की। फिर हमारे पास आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए सर्कल कुछ खराब बन गया जल्दबाजी में, ये है सेंटर, ठीक है, और ये आ गया रेडियस, इतनी सी बात तो सबको पता थी। रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर, ये भी बात सबको पता थी, ठीक है। अब ये जो आसपास ये जो ब्लू पेन चल रहा है जो मैं अभी चला रहा हूँ, अगर हम इसको फाइंड करें, इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल के पेरीमीटर को बोला जाता है सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसके लिए सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं, ये भी क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये सर्कल का सेंटर था, यहाँ से मेरे पास एक पिज्जा था, यहाँ से इसको कट कर दिया, तो जो ये मेरे पास बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। सेक्टर मतलब कि अब दो तरह के, या तो माइनर या मेजर। जो छोटा पार्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये छोटे इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। जो बड़ा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर। फिर सेक्टर के बाद मैं अगर सर्कल के अंदर यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये है कोड, ये दूसरी कोड, ये तीसरी कोड, ये डायमीटर के ऊपर ही लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी कोड है, लेकिन जो डायमीटर की लंबाई है वो इन सबसे ज़्यादा हमेशा सबसे बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कोड हो, जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कोड होती है सर्कल की, जो डायमीटर है वो सर्कल की लार्जेस्ट कोड होती है, ठीक है, यहाँ से ये बात बोल सकते हैं। तो सेक्टर का मीनिंग पता चल गया, जो पिज्जा वाला पीस खा लिया वो सेक्टर, जो बच गया वो माइनर सेक्टर। इसके बाद फिर हमारे पास अगर हम सर्कल के अंदर यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये ऐसे देखेंगे सेक्टर वाला पार्ट। अब जो ये नीचे है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है, जो छोटा है माइनर सेगमेंट, जो बड़ा है ये सारे किसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ये भी हमारा चलो हो जाएगा साथ में इसी के। अगर हम एक सर्कल को मिनटू से एक पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है।
क्वाड्रेंट मतलब कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ, मतलब कि इसके 4 हिस्से हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेके सर्कल में यहाँ से लेके बस देखो कोई चींटी है वो यहाँ से चलना शुरू कर रही है, यहाँ से चलते चलते उसने यहाँ तक आना शुरू कर दिया, तो ये कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, ये सेंटर से पता चलेगा उसके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, कि उसने कितना कवर किया। अब ये इन सब से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं वो हम नेक्स्ट पेज में स्टडी करके देखते हैं। अब देखिए, जैसे एरिया ऑफ सर्कल वो तो हम लोग मतलब कि क्लास 7th 8th 9th से पढ़ते आ रही हैं। सर्कल का एरिया हमारे पास आता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये सर्कल है इसके अंदर ये सारा कितना बाउंड्री को ये कवर करेगा। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर जो हमने अभी सेक्टर पीछे पढ़ा था ना, सेक्टर हम बोलते हैं ये वाले पोर्शन को, जो पिज्जा हमने खाना है इसको बोलते हैं। इसका एरिया हमारे पास क्या था देखिए, क्योंकि अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला से ड्राइव होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, जितने भी ये फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे हैं इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में ना 2 ही बॉडी पार्ट है, एक तो आपको रेडियस के बारे में पता होना जरूरी है और एक आपको थीटा के बारे में। ठीक है, बस इन दोनों से सारी गेम घूमेगी, तीसरा फॉर्मूला लर्न करने बस। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्योंकि सर्कल से रिलेटेड है इसी में से उठाया जाएगा, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर तो साथ रहेगा। अब इसमें यहाँ पे कितना थीटा है वो लिखेंगे डिवाइड बाई 360। अगर सेक्टर मेंशन है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर माइनर सेक्टर मेंशन है तो भी यही वाला फॉर्मूला। मतलब कि सेक्टर और माइनर सेक्टर एक ही बात है। मेजर सेक्टर हम तब लगाएंगे जब हमें मेजर वर्ड लिखा होगा। मेजर सेक्टर कैसे निकलता है, अब जो पिज्जा आपने खा लिया वो माइनर था, ठीक है, अब जो बच गया वो मेजर है। मतलब कि पूरे सर्कल एरिया ऑफ सर्कल से जितना आपने अभी खाया कर मैं उसको माइनस करूँ तो मेजर बच जाएगा। या तो ऐसे लर्न कर लो या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया। यहाँ पे लिखेंगे टोटल में से जितना आपने खा लिया डिवाइड बाई 360, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आता पाई आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्यों आ गया, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सर्कल के 4 पार्ट किए, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये भी आ गया। नाउ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है हमने यहाँ पे वेरी फर्स्ट यहाँ से समझने की कोशिश की थी कि ये वो चीज़ें हैं जो सर्कल के पेरीमीटर से स्टार्ट होती हैं। ठीक है ना, सर्कल के सर्कल से स्टार्ट होती हैं। तो अब इसीलिए यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 2 पाई आर, अब साथ में कितना आप चल रहे हो उतना थीटा डिवाइड बाई 360। इस चैप्टर में हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसमें हम 3 फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि थीटा आपके पास 90 डिग्री है तो अपने बड़ा आसान सा फॉर्मूला यूज करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस चैप्टर में जो बेस है वो भी रेडियस ही होगा और जो हाइट है वो भी रेडियस ही होगी। ठीक है, दूसरा अगर आपको बोला जाएगा कि थीटा आपके पास 60 डिग्री है तो अपने फॉर्मूला यूज करना है √3/4 ए स्क्वायर, और जो ए है वो भी आपके पास रेडियस ही होगा इंटू से 3/4 आर स्क्वायर। अदरवाइज इन सब के बिना अगर आपको कोई और एंगल गिवन है या कुछ और गिवन है फिर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही वैल्यू साइन 120 की होती है, क्योंकि कभी कभार साइन 120 एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू भी √3/2 ही है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है कि अगर ये सर्कल है तो ये जो नीचे वाला एरिया बचता है जब इसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाती है, इसके लिए आपने क्या करना होता है, देखिए सेगमेंट हमने यहाँ पे समझा था ना, यहाँ पे तो आप पहले क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक्टर में सारे एरिया आ जाएगा। सेक्टर में जब ये एरिया तो यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर वाला फिर ट्रायंगल इरेज कर देंगे, जो नीचे बच्चा उसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जो माइनस सेगमेंट उसमें भी ही फॉर्मूला आता है। मेजर को क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, एक कभी कभार हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है जब हमें क्या करना होता है कि हमें लेंथ ऑफ आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। लेंथ ऑफ आर्क से हमें एरिया ऑफ सेक्टर पे जाना हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज क्या करना होगा, आप डायरेक्ट लिखना कि L इंटू R/2। ठीक है, L इंटू से लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, और आर आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख ही लिया तो
जब ये वाला 2 नीचे है, ये 2 इसको कैंसिल करेगा, तो वापस ये फिर से पाई आ स्क्वायर थीटा बाई 360 बन जाएगा, मिनटू से एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। ये कब यूजफुल होगा? जब आपको लेंथ ऑफ आर्क बता देगी लेकिन थीटा नहीं बताएगा, ठीक है। बट रेडियस पता होगा आपको मे बी कितना है, या इस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास एरिया ऑफ रिलेटेड टू सेक्टर जो चैप्टर था उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज थे। नेक्स्ट फिर हमें ये डिसाइड करना है जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए उसके फॉर्मूले में सारे यहाँ पे तो लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस आपको उसमें से ये डिसाइड करना है कि आपको एरिया वाला फॉर्मूला कब लगाना है या वॉल्यूम वाला फॉर्मूला कब लगाना है, एरिया में कौन सा कब क्या होता है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। एरिया के जो यूनिट उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब सरफेस एरिया रिलेटेड चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपने वहाँ पे वो देखना है कि वहाँ पे कौन कौन सी डायग्राम्स है। जैसे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो आपने शीट पे कहीं पे हेमिस्फीयर लिख के यहाँ पे लाइन लगा देनी है। फिर आपको ये याद होना चाहिए कि हेमिस्फीयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हेमिस्फीयर में रेडियस होता है, तो आप यहाँ पे लिखना रेडियस। और दूसरी साइड पे में भी आपको गिवन होगा कि एक राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, फिर आप यहाँ पे लिखना कोन, और फिर बिना कुछ सोचे समझे कोन के जो बॉडी पार्ट है, एक रेडियस, एक हाइट और एक स्लॉट हाइट। फिर आप ये देखना इनकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, या तो इन सब की वैल्यू गिवन होगी या फिर कोई एक दो वैल्यूज जो वो मिसिंग होगी। तो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। अब ये इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये देखो, अगर आपको कहीं पे भी यूनिट क्यूब लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब है, मिनटू से हम इनके वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। चलो क्यूब नहीं मिल रहा, अगर आपको कहीं पे क्वांटिटी, ठीक है, या फिर कैपेसिटी, ठीक है, या फिर लीटर ऐसा लिखा हुआ होगा, फिर भी आपने वॉल्यूम की बात करनी है। चलिए ये भी नहीं मेंशन, अगर आपको वहाँ पे लिख रहा है कि हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड, आपको कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड चाहिए या कितना आपको जो मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए, तो फिर आपने एरिया की बात करनी है। अब जो एरिया वो दो तरह का है, ठीक है। एक तो इसमें आता है हमारे पास CSA मिनटू से कर्व्ड सरफेस एरिया, एक हमारे पास आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। ये सबसे कम होता है, ठीक है, इसको डबल स्टार लिख दो। ये सबसे बड़ा होता है, इसको हम लोग 4 स्टार लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई डायग्राम है, जैसे कि आप सपोज कर लो आपके पास पानी वाली पाइप है, तो अभी आप ये मान के चलो कि जो आपके पास मतलब कि एक पाइप है, पानी वाली पाइप है, ठीक है। वो पाइप कैसी है, उसके यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है, और आप इससे आसपास जो है वो देख सकते हो। तो इसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया लगाते हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, उस पाइप के इस साइड पे भी ढक्कन बंद कर देंगे, ठीक है, और इस साइड पे भी ढक्कन बंद कर देंगे, तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास जैसे कि वाटर बॉटल है, एक गिलास है, या अगर मैं इसको दिखा सकता हूँ ये अच्छे से डायग्राम है ना, ये कुछ ऐसे बॉक्स है मेरे पास एक। अब ये ऊपर से तो खाली है, लेकिन यहाँ पे इसका ये वाला ढक्कन लगा हुआ है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, तो इन चीज़ों में ना इनके बीच की एक और चीज़ आती है, ये डबल स्टार, ये 4 स्टार, वो ट्रिपल स्टार होता है, ठीक है। उसको वो कर्व सरफेस भी नहीं है, टोटल भी नहीं है, इससे ज़्यादा इससे कम। इसमें क्या होता है कि CSA मिनटू से एरिया 4 वॉल प्लस सीलिंग कवर हो जाता है, इसमें एक फेस आ जाता होता है, ठीक है। अब जब हम आप 10th क्लास में आ गए, इसमें बहुत बार ऐसे भी आता है कि अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो जरूरी नहीं है कि दोनों डायग्राम का आपको टोटल ही लेना पड़ेगा। कभी कभार आपको इसका CSA, ठीक है, और इसका भी CSA, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास अपने डायग्राम का TSA बन जाता है। तो NCERT में सारे क्वेश्चन हमने ऐसे प्रैक्टिस किए हैं, तो उम्मीद है ये चीज़ें मतलब कि ये डाउट आपके क्लियर होंगे, अदरवाइज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अगर आप डाइस को 1 टाइम थ्रो कर रहे हो, अगर आपके पास 1 डाइस है थ्रो करने के लिए, तो टोटल के 6 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या क्वेश्चन पूछाएगा, ये 1 प्राइम नंबर है तो ओनली 2 है, प्राइम नंबर है 2 3 5 है, कॉम्पोजिट है 4 6 है, ठीक है। 1 ना प्राइम में आएगा ना कॉम्पोजिट में आएगा। अगर 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो हमारे पास जो टोटल केस बनेंगे, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें टोटल केस जो हमारे पास वो 6 × 6 करके 36 बनते हैं, वो यहाँ से ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये भी बच्चों को बनाने आते होंगे। पहले 1 to 6 यहाँ पहले 1, यहाँ पे 1 to 6 गिनती लिख लेते हैं, फिर सबके साथ 1 1 ही रहेगा, फिर 1 to 6 यहाँ पे फिर से लिखेंगे, फिर सबसे 2 2, फिर 1 to 6 लेकिन 3 3, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। फिर अगर हम 1 कॉइन को टॉस करेंगे, अगर हमारे पास एक ही सिक्का उछालने के लिए, तो टोटल केस 2 बनेंगे, हेड या फिर टेल। अगर हमारे पास 2 कॉइन है तो टोटल केस हमारे पास 4 बनेंगे, या तो हेड हेड,
या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल। ठीक है, अगर हमारे पास 3 कॉइन है तो टोटल केस जो हमारे पास वो 8 बनेंगे। ठीक है, वो कैसे बनते हैं फिर 3 कॉइन में, टोटल केस बनेंगे 8। या तो देखिए यहाँ पे हेड 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 या फिर हेड हेड टेल या हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड। अच्छा छोड़ो, इसके लिए और आसान तरीका बता दूं, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना अगर 3 कोइन है यहाँ पे आप लिखना 1 2 4। अगर 4 लिख दिया तो 4 के नीचे लिखिए 4 टाइम हेड 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 और 4 टाइम टेल 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 टेल। और यहाँ पे 2 टाइम हेड हेड टेल टेल, फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल। जहाँ पर 1 वहाँ पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, वो ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये 3 कॉइन वाले क्वेश्चन हमारे पास आ, ऐसी जो प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन है वो आपको, उसके लिए तो अच्छे से मैंने लिस्ट बना के लिखी हुई है ना, वो देर में मतलब कि आपको लिंक है हमारे पास, उसको अच्छे से देखना। अब ये सारे के बाद बस जो लास्ट है उसमें क्या था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से जो ग्रेटर है वो नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी जो 0 से लेस है, नेगेटिव में है, वो कभी भी नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी का आंसर जो हमारे पास वो 1 और 0 इन दोनों के बीच में रहता है हमेशा से। ठीक है, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये फॉर्मूला जरूर लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ पे आप लिखोगे फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। और आपका ये जो आंसर है इसमें जो जो बड़ा नंबर है वो हमेशा नीचे रहता है, बड़ा नंबर नीचे रहेगा, जो छोटा नंबर है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगी। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।